हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट मैच डे 4 जिसकी कुछ गेंदें बाकी हैं बट हम कुछ 3 बॉल पहले ही लाइव आ चुके हैं जहां गर्मा गर्मी पूरी तरीके से चल रही है। केएल राहुल वहां से सपोर्ट कर रहे थे आकाशदीप सिंह को बट आखिरी ओवर में बेन स्टोक्स ने अब आउट कर ही दिया है। 58 पे 4 विकेट गिर चुके हैं टीम इंडिया के और यहाँ पे अब चौथे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। तो चलिए करते शुभारंभ चौथे दिन के गजब के पोस्ट मैच एनालिसिस का, जहां दिन के खेल की शुरुआत हुई थी, जहां टीम इंडिया फ्रंट फुट पे थी। मिड ऑफ द डे तक टीम इंडिया ने अच्छी खासी लीड ले ली थी इस टेस्ट मैच में, बट दिन का खेल खत्म होते होते टेस्ट मैच पूरी तरीके से करवट बदल चुका है और इंडिया इस टेस्ट मैच में थोड़ी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि 58 रन पे 4 विकेट गिरना बहुत बड़ा लॉस हुआ है मेरे हिसाब से। और इसको कवर अप करने के लिए अब सब कुछ डिपेंड करता है कि केएल राहुल कैसे बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि नाइट वॉचमैन भी भेजा, आकाशदीप सिंह को भेजा, 10 गेंदें जरूर खेली बट एक ही रन बना पाए। और मुझे तो लग रहा था भाई शुभमन गिल की जगह पे ही नाइट वॉचमैन भेज देना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। वहाँ भी एक बहुत बड़ी गलती हुई है। तो ऑल इन ऑल अब ये मैच तराजू पे टिका है, किसी भी करवट बदल सकता है ये टेस्ट मैच। अब कल की पहली गेंद खेलनी है इंडिया की तरफ से ऋषभ पंत को, वो भी एक और हेडेक होगा, क्योंकि एज एन ओपनर ही मान लो आपको खेलना है, दिन की खेल की शुरुआत करनी है। भले ही आपके साथ केएल राहुल खेल रहे हैं, वेल सेटल्ड प्लेयर खेल रहे हैं, बट ऋषभ पंत को पहली बॉल खेलनी पड़ेगी। तो अब डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या कुछ घटा है और पहुंचेंगे उस नतीजे तक कि इंडिया क्या गेम प्लान ला सकती है कल के मैच में। किस किस चीज़ की बात होगी, तो वो होगी जब तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ था, चौथे दिन का खेल शुरू हुआ था, तो यू नीड सम बॉल्स टू प्ले और फेस दिस बॉल, ऐसा करके कुछ शुभमन गिल ने मतलब हो ही गया था, मतलब एग्रेशन दिखा दिया था। मुंह जबानी बहुत सारी लड़ाई हुई थी उस दिन, क्योंकि जैक क्रॉली टाइम वेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और उन्हें तो ये भी सिंपल कर दिया था शुभमन गिल को ने कि भाई जैक क्रॉली इंजर्ड है, इंपैक्ट प्लेयर ले लो भाई, इसको बाहर करो, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। पहले ओवर में सिर्फ 2 रन आए और वहाँ जाके दिन का खेल खत्म हुआ। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट, विराट कोहली का एग्रेशन हमने सोचा था हम मिस करेंगे सीरीज़ में, जिसको लगभग बराबरी देते हुए नजर आ रही है टीम इंडिया इस सीजन में और इस सीरीज़ में, जहां शुभमन गिल का एग्रेशन तो दिखता ही जा रहा है। पूकी शुभमन गिल से अग्रेसिव शुभमन गिल देखने को मिल रहे हैं हमें। और उसके बाद जडेजा का एग्रेशन देखा हमने, सिराज का एग्रेशन देखा हमने, जसप्रीत बुमराह का एग्रेशन दिखा, आकाशदीप सिंह का एग्रेशन दिखा, वॉशिंगटन सुंदर का एग्रेशन दिखा, नीतीश कुमार रेड्डी का एग्रेशन दिखा, यशस्वी जायसवाल का एग्रेशन दिखा, करुण नायर का एग्रेशन दिखा, केएल राहुल से भी। तो ऑल इन ऑल पूरी गर्मा गर्मी चल रही है इस टेस्ट मैच में। और उसके बाद सिराज का कम होता है, उसके बारे में यहाँ पे इमेज डाली है। वॉशिंगटन सुंदर 4 विकेट लेकर के जाते हैं, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट सेक्शन पे दनादन आने लगे हैं कमेंट्स टीम इंडिया की खराब बल्लेबाजी के, इस पर पहुंचेंगे हम। दिन के खेल की शुरुआत कहाँ से होती है, होती है मिथाली राज को बुलाया गया था आज बेल रिंग करने के लिए। पहला दिन अगर आपको याद हो बुलाया गया था तेंदुलकर को, फिर उसके बाद हमने देखा अभी इनको बुलाया गया, पुजारा को भी एक दिन बुलाया गया था। तो ऑल इन ऑल फिर इनको भी बुलाया गया था, माफ़ कीजिएगा, सुनील गावस्कर को, जिस दिन उनका बर्थडे था। तो ऑल इन ऑल चौथे दिन तक चारों इंडियन प्लेयरों को ही बुलाया गया है उस बेल को रिंग करने के लिए। और वापस से रिफ्रेश करते हैं ये मोमेंट, जहाँ पे जैक क्रॉली टाइम वेस्ट कर रहे थे, हमें पता था जानबूझ के उनको, जब वो बॉल हाथ में लगी थी उन्होंने टाइम वेस्ट किया कि इंडिया तो ओवर ना डाल पाए, एक ही ओवर डाल पाए, वही हुआ था। तो बहुत वहाँ लड़ाई हुई थी, वो इमेज मैंने वापस आप सभी के साथ शेयर की है। फिर गिल ने जो बोला था भाई जैक क्रॉली को इम्पैक्ट प्लेयर लगेगा, आईपीएल के दौरान ये चीज़ होती थी, तो उसके लिए चढ़ाया। एंड देन गर्मा गर्मी यहाँ जारी थी, तो ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। उसके बाद क्या होता है, वो अग्रेशन कंटिन्यू होता है। यू नीड सम बॉल्स टू फेस दिस बॉल इन टेस्ट क्रिकेट, ऐसा कुछ बोलते हुए नजर आए थे शुभमन गिल। उसके बाद सिराज लेकर के जाते हैं बेन डकेट का विकेट, और जब हमने देखा था विराट कोहली ने ऐसा कंधा मारा था सैम कॉन्स्टास को, लगभग वही सेलिब्रेशन के दौरान बेन डकेट को कंधा लगता है मोहम्मद सिराज का। वहाँ से अग्रेशन पूरा पीक पे जाता है टीम इंडिया का। फिर सबकी तरफ कमेंट सेक्शन में आता है भाई विराट कोहली के अग्रेशन की मतलब याद दिला दी, जहाँ विराट कोहली का अग्रेशन हमने देखा था जब पहली बार वो कप्तानी करने पहुंचे थे इंग्लैंड में, वही अग्रेशन यहाँ पे सिराज और शुभमन गिल का देखने को मिला। और यहाँ से पीक ऑफ द मोमेंट हो गया था, क्योंकि टीम इंडिया थी जो रिजल्ट के लिए भाग रही थी और इंग्लैंड पूरी तरीके से टेस्ट मैच को रिजल्ट के लिए लेके जा रही थी। उसके बाद क्या होता है, फटाफट से 2 विकेट गिरते हैं, मोहम्मद सिराज पहला आउट करते हैं बेन डकेट को, और ओली पोप भी सस्ते में आउट हो जाते हैं। और सिराज भाई डीएसपी साहब पूरी तरीके से फॉर्म में आ जाते हैं, और इनसे हमें उम्मीद थी कि भाई ये स्लोप का अच्छे से यूज़ करेंगे, स्क्रैम्बल सीम का अच्छे से यूज़ करेंगे, और वही करते हुए कुछ नज़र भी आते हैं। और उसके बाद जब उनका पहला स्पेल हो जाता है, जो कि 7 ओवर का स्पेल था, बहुत लंबा स्पेल दिया गया था सिराज को, तो स्पेल को कवर करने के लिए पहले बुमराह और सिराज डाल रहे थे, फिर एक तरीके से नीतीश कुमार रेड्डी को लगा दिया गया आकाशदीप सिंह के साथ, जिनमें हो क्या रहा था, इंग्लैंड ने गेम प्लान बनाया था कि नीतीश कुमार रेड्डी और आकाशदीप सिंह की पिटाई करी जाएगी, और वही देखने को मिला। आकाशदीप सिंह आए बल्लेबाजी करने, चौका चौका छक्का, लगातार हैरी ब्रूक उल्टे सीधे शॉट्स खेल रहे थे, टी20 मोड एक्टिवेट कर चुके थे, पैस बॉल मोड खेल रहे थे, बट अगले ही ओवर में आकाशदीप सिंह ने यॉर्क कर दिया उनको और पीछे से बोल्ड मार दिया। आप ये वाला शॉट देख ही सकते हैं, बॉल पीछे से आके विकेट के अंदर घुस गई और बोल्ड हो गया हैरी ब्रूक 23 रन पे। और ये बहुत बड़ा विकेट था, क्योंकि हैरी ब्रूक का मैंने आपको बताया था कल भी, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर उनका बहुत अच्छा है, जो रूट का इतना अच्छा नहीं है।
बट उन्हें फिर भी 40 रन बनाए ज़रूर है, बट टीम इंडिया यहाँ तक पूरी स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि 98 पे 4 कर दिए थे टीम इंडिया ने फटाफट से, और हमें लग रहा था 150 170 पे ऑल आउट होगी इंग्लैंड तो मज़ा ही आ जाएगा। उसके बाद होता भी वैसा ही है, जैक क्रॉली का भी विकेट गिरता है 18 रन पे, और 18 रन पे पहली पारी पे नीतीश कुमार रेड्डी ने ही आउट किया था, दूसरी पारी में 22 रन पे भी नीतीश कुमार रेड्डी ने ही उनका विकेट लिया। उसके बाद इंग्लैंड की तरफ से दो सीनियर मोस्ट प्लेयर बल्लेबाजी कर रहे थे जो कि थे बेन स्टोक्स एंड जो रूट, जहाँ पे दोनों को बहुत बॉलें लगती हैं, बहुत ज़्यादा अपीलें होती है, बहुत ज़्यादा ऊहा होती है, बट ये दोनों टिके रहते हैं। और सेकंड सेशन ऐसा होता है जहाँ कोई भी विकेट नहीं गिरने तक मैच जा रहा होता है। बट मैं बोलूँगा भाई जो ऑस्ट्रेलियन अंपायर है ना, इलिंगवर्थ, ये बहुत अजीब अंपायर है भाई, आउट ही नहीं देता है। और इंडिया जब अपील कर रही है तो सारे पे गर्दन हिला दे रहा है, अंपायर्स कॉल हो जा रहे हैं, बट वही दिन का खेल खत्म होने तक हमने देखा हर अपील पे वो उंगली उठा दे रहे थे, अंपायर्स कॉल हो, एज लगे ना लगे। शुभमन गिल का आपको याद होगा, बैट और बॉल में इतना गैप था फिर भी उसको कॉट बिहाइंड का आउट दिया गया था, जो कि फिर से एक और गलत डिसीजन। तो ये रिचर्ड इलिंगवर्थ यार मेरे को बिल्कुल ही नहीं पसंद है। अगर आपको याद हो एक और टेस्ट मैच हुआ था, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया ही हुआ था, वो इंडिया में हुआ था, इतना अंधेरा नहीं हुआ था, बट उसने एंड ऑफ डेज प्ले बोल दिया था, इतनी उजाला था कि स्पिन बॉलिंग हो सकती है, बट उन्होंने बोला नहीं भाई, पेसर भी नहीं डाल सकते, स्पिनर भी नहीं डाल सकते, आपको जाना पड़ेगा अपने डगआउट में। तो ये अंपायर थोड़ा ऑपोजिशन के बायस ज़्यादा रहता है, इंडिया के अगेंस्ट तो हमेशा से देखा गया है। और यहाँ पे हमने वो देखा, यहाँ पे भी जहाँ जो रूट को आउट देना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया, ऑफ स्टंप पे बॉल लगी थी, ट्रैवल करते हुए लेग स्टंप पे लगती ही लगती, अंपायर आउट दे देता तो ये आउट रहता, बट अंपायर ने नॉट आउट दिया था, इलिंगवर्थ ने कुछ नहीं दिया था, तो अंपायर्स कॉल पे जो रूट बच गए। तो सिराज ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा निराशा दिखाई थी, और वो जायज़ भी थी क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे थे हर गेंद पे मोहम्मद सिराज। उसके बाद क्या होता है, सिराज के स्पेल बहुत लंबे हो चुके होते हैं, टीम इंडिया को फाइनली अपने स्पिनर्स के पास जाना होता है, तो वो जाते हैं वाशिंगटन सुंदर के पास। वाशिंगटन सुंदर स्वीप में पीछे से बोल्ड मार देते हैं जो रूट को, जो कि गलत शॉट सिलेक्शन भी था और साथ ही साथ बहुत एक्यूरेट बॉलिंग भी थी कि आप स्वीप ज़रूर मारो, बट अगर आप मिस करोगे तो आपका LBW होगा या फिर बोल्ड होगा, दोनों ओपन किए रहते हैं ऑप्शन। और उसमें होता क्या है, जो रूट बोल्ड हो जाते हैं और 40 रन की शानदार पारी खेल चुके होते हैं और डेंजरस लग रहे होते हैं, तब जाके विकेट मिलता है जो रूट का, जो कि बहुत क्रूशल था, क्योंकि उसके बाद एक और मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई कि फटाफट से मिडिल ऑर्डर को कोलैप्स किया जाए, जहाँ बेन स्टोक्स खेल रहे थे जेम्स स्मिथ के साथ। और वहाँ पे क्या होता है, जेम्स स्मिथ भी स्वीप मारते आउट होते हैं, फिर बेन स्टोक्स टी के बाद फटाफट से आउट होते हैं, फिर ब्रेंडन कार्स आउट होते हैं, क्रिस वोक्स आउट होते हैं, जोफ्रा आर्चर आउट होते हैं, शोएब बशीर रह जाते हैं, और ऑल आउट होती है इंग्लैंड की टीम 192 पे, और 193 का टारगेट मिलता है टीम इंडिया को। हम सब इंडियन फैन खुश हो जाते हैं कि भाई 200 से कम रन है, आराम से चेज हो जाएगा, और होता जस्ट उसके ऑपोजिट है। दूसरे इनिंग की भी पहली इनिंग की तरह जोफ्रा आर्चर विकेट लेकर के जाते हैं यशस्वी जायसवाल का। जायसवाल ऐसे बहुत बार T20 में आउट हुए जहाँ पे बॉल स्टीप बाउंस करती है, ना उनका कट लग पाता है ना पुल लग पाता है, बॉल सीधी खड़ी हो जाती है और वो 30 यार्ड में ही रहती है, मोस्टली 22 यार्ड के बाहर गिरती है या फिर विकेट कीपर के पास जाती है। इस केस में जेम्स स्मिथ ने वो कैच पकड़ा और फिर से सस्ते में 0 पे आउट हो गए यशस्वी जायसवाल। टीम इंडिया को पहला झटका जब लगा तब ऐसा था भाई अब संभल के खेल लो, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा विकेट गिरे तो ये रन चेज डिफिकल्ट होने वाला है। तो 1 डाउन पे आते हैं करुण नायर, और करुण नायर भाई अभी तक जितनी भी बैटिंग की टेस्ट सीरीज़ में स्टार्टिंग की बॉल में बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं, बट अचानक से उनको क्या हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन लैप्स हो जाता है कि क्या हो जाता है, अपना विकेट गिफ्ट करके चले जाते हैं। और वैसे ही हुआ, जैसे मैं आपको पहले आर्चर का वापस से बता दूं, पहली पारी में भी आउट किया था जायसवाल को, दूसरी पारी में भी आउट किया जायसवाल को। करुण नायर बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे थे, जो इन्हें 14 रन बनाए थे बहुत सॉलिड नज़र आ रहे थे, बैट के साथ फुल डिफेंस, बैट के भी मिडिल पे जाके बॉल लग रही थी, इतना अच्छा सॉलिड डिफेंस कर रहे थे करुण नायर। बट उसके बाद ये भी वैसे ही आउट होते हैं जैसे पिछले टेस्ट मैच में नीतीश कुमार रेड्डी होते हैं। बॉल उनको लगता है कि भाई लाइन गलत है, लाइन भी ज़्यादा है और बाउंस होकर निकल जाएगी, पूरा बैट उठा दिया और बॉल जाके पैर पे लगी, वो भी इनर नी रोल के पास लगी जहाँ कोई सेफ्टी नहीं होती, वहाँ जाके उन्हें बॉल लगी। विकेट तो गिरा ही गिरा, बट घुटने पे भी उनको चोट लगी है और जैसे ही वो आउट होते हैं मैंने तो घर पे वही बोल दिया था, नेक्स्ट टेस्ट मैच साई सुदर्शन इज़ कमिंग बैक टू प्लेइंग 11। अब करुण नायर का कम बैक खत्म भाई, क्रिकेट ने इनको जितना मौका देना था दे दिया। 2 टेस्ट मैचेस की 4 पारी बहुत होती है किसी भी प्लेयर के लिए जब वो कम बैक कर रहा हो। साई सुदर्शन ने तो कुछ भी गलत नहीं किया था, उनको डेब्यू टेस्ट मैच के बाद ही आपने निकाल दिया, बट करुण नायर को आपने लगातार मौके दिए हैं, तो अब आप रेडी हो जाओ इस चीज़ के लिए कि चौथे और 5वें टेस्ट मैच में आपको साई सुदर्शन दिखेंगे अब 3 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 20 मिनट का गेम बचा था जब करुण नायर आउट हुए थे, वहाँ पे नाइट वॉचमैन आ सकता था जो कि था आकाशदीप सिंह, बट ऐसा नहीं होता। शुभमन गिल आते हैं बैटिंग करने के लिए और शुभमन गिल थोड़ा लेट हो रहे थे बॉल पे, ये हम सब ने देखा, कमेंटेटर्स भी वही बात कर रहे थे, वरुण नैरोन भी कमेंट्री में यही बात कर रहे थे, संजय मांजरेकर भी वही बात कर रहे थे, दीपदास गुप्ता भी यही चीज़ बोल रहे थे कि ज़्यादा डिटरमिनेंट होने की जगह पे ज़्यादा ओवर एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं। और शुभमन गिल जब नए नए टेस्ट क्रिकेट में आए थे तो उनका फुट मूवमेंट लेट था, एक एंगल से बैट आता था, और याद होगा आपको जब वो बोल्ड होते थे वैसे कुछ स्टांस के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे थे। बहुत नेगेटिव बल्लेबाजी थी, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था गिल के, वही जानते हैं, बट मेरे तो दिमाग में यही चल रहा था कि भाई गिल ने
इस टेस्ट सीरीज़ की ये छठी पारी खेल रहे हैं, 4 पारी उनने अच्छी खेली है, तो उसको दिमाग में रख के बल्लेबाजी होनी चाहिए, ना कि पिछली पारी जो ख़राब हुई है। तो आप नेगेटिविटी लेके खेलोगे तो नेगेटिव ही रिजल्ट आएगा। फुल टॉसेस मिस कर रहे थे और फुल बॉलों को मिस कर रहे थे, ड्राइव को मिस कर रहे थे, और एक तो चलो अबव वेस्ट हाइट के पास आ गई थी वो बॉल, उस पर कट करके उनको चौका मिलता ज़रूर है, वरना उसके अलावा हर बॉल पे लेट हो रहे थे, लेग बाय के रन जा रहे थे, और विकेट तो गिरना था बट इतनी जल्दी गिरता इसकी उम्मीद नहीं थी। सिर्फ सिंगल डिजिट स्कोर 6 रन पे आउट होते शुभमन गिल, जहां ब्रेंडन कार्स की तेज़ आती हुई इन स्विंग बॉल जो कि स्लोप से अंदर आ रही थी, स्लोप था पूरी तरीके से इस डायरेक्शन में, अगर आप देख रहे हैं तो आपके ऑपोजिट कर देता हूँ, बॉल यहाँ टप्पा खाया और फटाक से अंदर की तरफ आया, शुभमन गिल ने कमिट कर दिया था फ्रंट फुट, और अगर आप देखोगे उनके हाथ पे जो सीम की बॉल थी वो आउट स्विंगर की थी, बट पिच का स्लोप अंदर की तरफ था, तो पिच खा के बॉल मिडिल स्टंप पे गई और मिडिल स्टंप के जस्ट टॉप पे लगी और शुभमन गिल के रूप में हमें मिला। हमें लगा तीसरा झटका, जहां हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गिल और केएल राहुल दिन का खेल ख़त्म कर जाएंगे, बट वो नहीं होता है। गिल आउट होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ेगा हमें इस टेस्ट मैच में। अगर मैं वापस से बोल दूँ, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बट टीम इंडिया को ये विकेट बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जब गिल आउट हुए तब याद आ गया भाई नाइट वॉचमैन है हमारे पास, और वहाँ पे क्या कुछ घटा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, तो बात करेंगे उसके बाद क्या हुआ। तो आकाशदीप सिंह आए बैटिंग करने के लिए, 9 बॉल ज़रूर खेली, टाइम पास ज़रूर किया, केएल राहुल ने उनको स्ट्राइक पे रखा भी कि अगर दिन का खेल खत्म होना है तो आप पूरी बॉल खेल जाओ भाई, विकेट गिरा देगा तो आपका गिरेगा, एंड ऑफ डेज प्ले होने तो कोई दिक्कत नहीं है, वही देखने को मिला। और उसके बाद जो गलती हुई वो ये थी कि पहली इनिंग में भी ऐसे ही हुआ था, ऋषभ पंत क्यों आए थे बैटिंग करने, 45 मिनट्स का गेम बचा था, मान लिया ऐसा हुआ था दूसरे दिन में भी, तब पंत आ गए थे बैटिंग करने, वहाँ भी आकाशदीप सिंह आ सकते थे, और यहाँ भी 20 मिनट का गेम बचा था तो यहाँ भी आकाशदीप सिंह आ सकते थे, शुभमन गिल को बचाया जा सकता था, जो कि इंडिया ने नहीं किया, पॉजिटिव अप्रोच दिखाने के चक्कर में कि भाई हम चेज़ कर जाएंगे, हम किसी से डरते नहीं हैं, बट होता उसका जस्ट ऑपोजिट है। क्योंकि शुभमन गिल का अगर मैं देखूँ उनके आसपास सब चीज़ नेगेटिव चल रही थी। पहली बात, पिछले इनिंग में उनका स्कोर नहीं आया था, कल की ही बात हो तब जब वो फील्डिंग कर रहे थे तो जैक क्रॉली, जो रूट हैरी बुक, सब उनके ऊपर चढ़ गए थे अभी बैटिंग करने के लिए, क्योंकि उनने भी बहुत उकसाया था, बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखा दिया था ग्राउंड पे, तो जब वो बैटिंग करने आए थे तो सब उनके पीछे आ गए थे, पूरी तरीके से हुटिंग हो रही थी, इधर उधर से कमेंट्स पास हो रहे थे, और बेन डकेट ने भी कमेंट किया उनको कि 600 रन इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस फेलो, ऐसा बोला उन्होंने कि 600 रन इस सीरीज़ में बहुत है गिल के लिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए जा रहे थे, फुल ऑन स्लेजिंग हो रही थी, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट दे करके गई है शुभमन गिल को। और देखा जाए तो उसके बाद भी होता है ये चीज़, जब शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, आकाशदीप सिंह बैटिंग कर रहे होते हैं, केएल राहुल टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब आकाश से जाके बात कर रहे होते हैं, वहाँ भी बेन स्टोक्स जाके बोलते हैं कि भाई तुमने भी कल ये किया था, और जाके जानबूझ के केएल राहुल के सामने ताली बजाने लग गए इंग्लैंड के सेम प्लेयर, जो कि कल किया था इंडियन प्लेयरों ने जैक क्रॉली के सामने। तो जैसा को तैसा करने का ट्राई ज़रूर किया, बट जैसा आपने कमेंट्री में सुना था भाई, कोई भी टीम में मैच ज़ुबान से नहीं जीतेगी, ज़ुबान की लड़ाई से ये टेस्ट मैच नहीं जीता जाएगा, आपको अपनी एप्लीकेशन, अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी इनिंग, अपनी बैटिंग, अपनी क्लास और अपने टैलेंट के दम पे ही ये टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा। तो टीम इंडिया वो अभी भी कर सकती है, क्योंकि केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं, ज़रूर ऋषभ पंत पहली बॉल फेस करेंगे, बट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है, उसके बाद जडेजा आना बाकी है, फिर वाशिंगटन सुंदर है, नीतीश कुमार रेड्डी भी है बैटिंग करने के लिए, तो बैटिंग लाइनअप में अभी भी गहराई है, ज़्यादा रन बचे नहीं है, 58 रन बन चुके हैं। अगर मैं एक बार स्कोर कार्ड को रिफ्रेश कर लेता हूँ यार, कमेंट्स भी देख लेता हूँ, बहुत तगड़े तगड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि केएल राहुल को फिर से 100 मारना पड़ेगा, 100 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, 135 रन बनाने हैं और 33 बन चुके हैं, तो शतक की तो ज़रूरत मेरे हिसाब से केएल राहुल की नहीं पड़ेगी, बट नॉट आउट 60 70 80 बहुत होगा। अगर वो नॉट आउट खेल के जाते हैं तो डेफिनेटली टीम इंडिया ये टेस्ट मैच जीत के जाएगी, 2-1 की लीड लेके जाएगी, बट जो 12th मैन है ना भाई, वो भारी पड़ने वाला है इंडिया पे, जो कि है लॉर्ड्स के सपोर्टर्स, जो कि मैच देखने आए हैं, जो दर्शक मैच देखने आए हैं, क्योंकि भाई जो रूट शुरू कर चुके हैं विराट कोहली वाला काम, वो लिफ्ट कर रहे हैं पीछे से सारे सपोर्टर्स को, जो उनके 12th मैन है, जो जितने भी स्पेक्टेटर्स आए मैच देखने, उनको बोल रहे हैं भाई ताली बजाओ, क्लैपिंग करो जब तक बॉलर स्टांस में नहीं आता। और इंग्लैंड अब बहुत आगे निकल चुका है इस मैच में, अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि 58 रन पे 4 विकेट लेना किसी भी टीम के लिए चौथे पारी में बहुत बड़ी बात होती है भाई। चौथी पारी में इंडिया ने, अगर आप बात करो इंडियन होम सीरीज़ की, तो अश्विन जडेजा चौथी पारी में 125 रन भी नहीं बनाने देते हैं, ये तो फिर भी 193 है। तो आप उस कंडीशन में देखो भाई, इंग्लैंड अपने होम कंडीशन में खेल रही है, इंडिया ने अगर 10 विकेट लिए हैं तो इंग्लैंड भी विकेट लेकर के जाएगा, ये सब सोच के ही बल्लेबाजी और क्रिकेट आगे चलता है, और इसी में मुझे लगता है थोड़ी सी चूक हो गई टीम इंडिया से एप्लीकेशन के लिए। और मैं फिर वही बात बोलूँगा यार, शुभमन गिल ने क्यों नहीं किया जो चीज़ उन्हें करनी चाहिए थी। पहली चीज़, इग्नोर क्यों नहीं किया अपने आप को बैटिंग में जाने के लिए, भेज सकते थे नाइट वॉचमैन आकाशदीप सिंह को, पहली गलती। दूसरी गलती, इंग्लैंड ने कल टाइम वेस्ट किया था, बट शुभमन गिल ने बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट किया, तो जैसे को ऐसा करना था तो शुभमन गिल को भी टाइम वेस्ट करना था, केएल राहुल से थोड़ी बातचीत करनी थी, केएल राहुल बात भी कर रहे थे, चौका मारने के बाद उनसे बात की थी, बट इंडिया स्लो डाउन कर सकती थी इस मैच को, और जो नर्वसनेस थी वो कम हो सकती थी गिल की। तो ये दूसरी मेरे को चीज़ नजर आई जो कि किया जा सकता था। अगर आप नर्वस फील कर रहे हैं ना, टैप करो, डॉट बॉल हो जाती है, थोड़ी देर बाद जाओ केएल राहुल से बात करो, उसके बाद फिर से अपना स्टांस लो, फिर से रेडी हो, हर बॉल के बाद थोड़ा मूवमेंट करते रहो, ताकि कुछ नहीं तो एक ओवर तो आप कम कर सको। ये कर लेते, बॉलर
अग्रेसिव हो जाता और होता उसकी लाइन और लेंथ ख़राब हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। बट जो फ्लो चल रहा था ना मैच का वो चलने दिया। हमेशा से बोला जाता है क्रिकेट का फ्लो तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। कोई प्लेयर अगर सेंचुरी मार के 120 बना के 130 पे खेल रहा है और वहीं लंच ब्रेक आ जाए, टी ब्रेक हो जाए ना, तो वो प्लेयर जब आता है तो उसको लगता है जीरो से स्टार्ट करना है, तो वहाँ विकेट गिरता है, तो क्योंकि फ्लो टूटता है। 2024 का फाइनल आपको याद है, ऋषभ पंत ने फ्लो तोड़ा था, तभी साउथ अफ्रीका की तरफ से क्लासन और मिलर वो 30 बॉल पे 30 नहीं बना पाए थे। इंडिया को भी वही करना था आज के दिन पे, फ्लो तोड़ना था। पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे आ गई थी इंग्लैंड, क्योंकि उनको विकेट मिल गया था। करुण नायर का 20 मिनट का गेम बचा था और उनको एक और विकेट की तलाश थी, तो आपको मैच को स्लो कर देना था। चाहे बेन स्टोक्स ओवर डाले, ब्रेंडन कार्स डाले, दोनों पेसर हैं, 7 से 8 मिनट लेंगे एक ओवर में, और अगर आप टाइम वेस्ट करके उसको 10 मिनट कर दोगे तो आप सीधा सीधा एक ओवर कम खेलते। आप एक ओवर कम खेलते तो भले ही आप आउट होते, बट आकाशदीप सिंह को एक ओवर कम खेलना पड़ता और आकाशदीप सिंह का विकेट नहीं गिरता। तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है टेस्ट क्रिकेट में कि आप क्या सोच रहे हो, आपकी टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है। हर इनिंग में सेम एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि जाओ और रन बनाओ। अभी जैसे पहली पारी में आकाशदीप बैटिंग कर रहे थे तो वहाँ हमें रन चाहिए थे कि हम इंग्लैंड के स्कोर से आगे निकल जाए, बट आज आकाशदीप सिंह से ये डिमांड थी कि आप दिन का खेल खेल जाओ। तो हर दिन हर प्लेयर का रोल अलग होता है, उसके हिसाब से खेलना होता है। तो आज गिल का मेरे हिसाब से रोल यही था कि आपकी पहली इनिंग खराब गई थी, अगर आप आए हो नाइट वॉचमैन से पहले बैटिंग करने, रुक के खेल सकते थे, टाइम वेस्ट कर सकते थे, टैप कर सकते थे, और एक दो बार कुछ नहीं तो जो जैक रॉली ने किया था फिजियो को बुला सकते थे, और टाइम वेस्ट किया जा सकता था, क्योंकि वो क्रिकेट के दायरे में आता है, लॉज में आता है, तो इतना कर सकती थी टीम इंडिया और शुभमन गिल। बट मैं वही बोलूँगा, क्रिकेट इज़ अ गेम जहाँ सामने वाली टीम भी खेलने आई है, वो भी अपना बेस्ट दे करके जाएगी। वो तो अपने क्राउड के सामने खेल रहे हैं, तो उनको उनको निराश नहीं करना है, तो उसके लिए वो भी पूरी जान लगाएंगे। तो फिर इनफ 58 पे 4 ज़रूर है टीम इंडिया। अभी भी ये बचे हुए 135 रन डेफिनेटली बन सकते हैं। करना क्या है, एप्लीकेशन पर ध्यान देना है। केएल राहुल नॉन स्ट्राइकर एंड पे, स्ट्राइक पे देखेंगे ऋषभ पंत। उसके बाद मैं फिर से वही बोलूँगा, बैटिंग में गहराई है और इस सीरीज़ में पहली बार गहराई काम आने वाली है और टेस्ट होने वाली है। उसके साथ साथ एक और चीज़, पहली बार टीम इंडिया चौथी बैटिंग कर रही है इस पूरे सीरीज़ में। पहले दोनों टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने चौथी पारी खेली थी, तो टीम इंडिया ने ये भी कभी फेस नहीं किया है, पहली बार फोर्थ इनिंग खेल रहे हैं। प्लस बहुत सारे प्लेयर ऐसे जो पहली बार गए हैं इंग्लैंड, तो वो भी थोड़ा प्रेशर, एडेड प्रेशर हो सकता है इंग्लैंड प्लेयर का इंडियन प्लेयरों पे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर केएल राहुल, ऋषभ पंत, ये दोनों कैसे बैटिंग करते हैं, और जडेजा जिनकी पहली इनिंग बहुत अच्छी गई थी लॉर्ड्स टेस्ट मैच की, और इन्हीं पे अब दारोमदार है कि भाई जिनकी पहली इनिंग अच्छी गई थी वो सेकंड इनिंग में भी अच्छा करके इस टेस्ट मैच में रिजल्ट निकाले। 2-1 पक्का होने वाला है। वो 2-1 इंडिया के फेवर में होगा या इंग्लैंड के फेवर में होगा, वो पता चल जाएगा दिन के 5वें दिन के पहले ही सेशन में। अगर टीम इंडिया 50-60 रन ही बनाती है सिर्फ और कोई विकेट नहीं गिरता है, तो भी इंडिया के नाम पे सेशन होगा। और अगर इंडिया 80-90 रन बना के 2 विकेट भी गिराती है, तो भी इंडिया के फेवर में है, क्योंकि आप 100 रन बना जाओगे और लगभग आप 150 तक पहुंच जाओगे, 40 ही रन बचेंगे। तो ऑल इन ऑल इंडिया को रन भी बनाते हुए चलना है। आप सिर्फ डॉट बॉल खेल के टेस्ट मैच नहीं निकाल सकते और सिंगल डबल चलते रहेंगे। तो जैसे ही लीड 100 रन से कम की होगी इंग्लैंड की, 100 से कम रन चाहिए होंगे इंडिया को जीतने के लिए, तब डेफिनेटली टीम इंडिया कम बैक कर जाएगी इस मैच में और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा यहाँ पे, और इंडिया रिजल्ट निकाल सकती है। मुझे अभी भी उम्मीद है, मुझे केएल राहुल, ऋषभ पंत, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी पे पूरा भरोसा है। भरोसा तो जस्सी पे भी है, जिनके नाम पे है एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने का इन टेस्ट क्रिकेट। स्टुअर्ट ब्रॉड को रन मारे थे, कितने मारे थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। कैसा लगा ये अपडेट, कैसे लगी हाईलाइट, कैसा लगा ये पोस्ट मैच एनालिसिस, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।